वेलकम टू द अंजलि अरोड़ा टॉक शो। स्वागत है आपका द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। फ्रेंड्स, जब से ये शो स्टार्ट हुआ था तब से मेरा वादा रहा है आप लोगों से कि मैं अलग अलग फील्ड से अलग अलग पैशनेट पीपल को आपसे मिलवाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस काम में सक्सेसफुल रही हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि अभी हमारे शो पर आपको इंटीरियर डिजाइनर्स भी मिले हैं, अभी बहुत ही जल्द हम डॉक्टर्स, बहुत सारी फील्ड से जो अलग अलग पैशन से रिलेटेड वर्क करते हैं, अपने लोगों को इंस्पायर करने के लिए काफी कुछ करते हैं, उन्हें हम बुलाएंगे। फ्रेंड्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं जो आज हमारे शो पर आए हैं वो हैं मिस्टर मनमोहन जायसवाल जी, जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है और उन्होंने आर्ट वर्क में काफी उनका भी एक्सपीरियंस रहा है, शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है उन्होंने, एंड इवन वो बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते हैं। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें, और उनको बुलाने से पहले देखेंगे उनकी स्टोरी। मनमोहन जायसवाल इवेंट जगत में तेजी से उभरता हुआ एक डायनेमिक नाम। मनमोहन जायसवाल पिछले 11 वर्षों से मुंबई में हर साल करीब 7 नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स का आयोजन करते हैं। वो फाइन आर्ट एग्जीबिशन, सोशल इवेंट्स और रिलीजियस इवेंट्स का आयोजन करते हैं। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से मनमोहन जायसवाल ने कुछ ही वर्षों में इवेंट के क्षेत्र में नाम और इज्जत कमाया है। मनमोहन जायसवाल ने इंटरनेशनल स्पिरिचुअल गुरु और पीस आइकन्स जैसे दलाई लामा, सदगुरु श्री श्री रविशंकर, योग गुरु बाबा रामदेव और परम पूज्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी के साथ बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स किए हैं। मनमोहन जायसवाल जी के एग्जीबिशन में एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, जामिनी रॉय, राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल और परेश मैती जैसे दिग्गज भारतीय कलाकारों की भी कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में, जायसवाल जी। जी। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आपके बारे में काफी सुना है कि आप आर्टिस्ट भी हैं, आपने म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है आप। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए पैशन क्या है? मेरा बचपन से ही ऐसा रहा कि मुझे साहित्य में काफी रुचि था, बहुत बचपन से। और उसके बाद फिर मैंने कॉलेज लाइफ में क्लासिकल म्यूजिक सीखा करीबन 3 सालों तक। और उसके बाद फिर मैं मुंबई आया, तो यहाँ पे मैं 11 सालों से एज एन आर्ट क्यूरेटर और इवेंट ऑर्गेनाइजर में काम कर रहा हूँ। तो सर, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना इज बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सब चीजों को हैंडल करना पूरा आपके ऊपर हो जाता है। बहुत सारे मैंने देखे हैं आपके कि आपने काफी इवेंट्स किए हुए हैं। तो ये इसका पैशन कैसे स्टार्ट हुआ, लाइक इवेंट ऑर्गेनाइजर बनना कैसे सोचा आपने? नहीं, जब मैं मुंबई में इवेंट के पहले मैं अपने गुरुजी के लिए काफी गैलरीज बुक करता था, मीडिया से बातें करता था, गैलरीज टू गैलरीज करता था। तो एक गोदरेज गैलरी के मैनेजर हैं, तो ही टोल्ड मी कि आपकी कनेक्टिविटी अच्छा है, आपने आर्ट का स्टडी भी किया है और आप आर्ट मार्केटिंग में भी काफी लोगों को जानते हैं, तो आपको एक आर्टिस्ट लोगों का एसोसिएशन बनाना चाहिए और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो आप आर्टिस्ट को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे और आप एक अच्छा कोलैबोरेशन कर सकते हैं आर्ट मार्केटिंग में और आर्टिस्ट के बीच में। तो ये मैंने 2010 से मैंने एग्जीबिशन करना शुरू किया। तो सर, आप खुद भी एक आर्टिस्ट रह चुके हैं, तो एज एन आर्टिस्ट कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, देखिए, इसमें दो तरह का एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ। एक आर्ट, किसी भी आर्ट को क्रिएट करना, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो एक पेंटिंग बनाना हो, तो वो क्रिएशन का जो एक अनुभूति होता है, खुशी होता है कि हम कुछ हमने बनाया है देखने लायक, या हमको एक खुद की खुशी होती है किसी भी क्रिएशन को करके एक अजीब सा खुशी महसूस होता है। उसके बाद मार्केटिंग ऐसा है कि मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम क्या करें तो हमको कमर्शियल अप्रिसिएशन ज्यादा मिले। तो लोग ये भी पूछते हैं कि कौन सी शैली, हम लैंडस्केप करें कि हम फिगरेटिव करें, हम एब्स्ट्रैक्ट करें। तो मेरा जवाब यही होता है कि अगर आपका काम स्ट्रांग है तो आपके लिए कभी कोई रिसेशन नहीं है। लॉकडाउन में भी हमने ऐसे 2-3 आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ, मैंने खुद भी
संजय लोखंडे जी का काफी पेंटिंग मैंने लॉकडाउन में बेचा। स्वपन रॉय जैसे एक सीनियर आर्टिस्ट हैं कोलकाता में, करीबन 40 सालों से पेंटिंग करते हैं, तो लॉकडाउन में उनके मतलब रिकॉर्ड तोड़ सेल हुए। तो उनके लिए लॉकडाउन भी लॉकडाउन नहीं था, क्योंकि उनका एप्रिसिएशन, उनका काम इतना अच्छा है कि हमेशा उनका सेल होता है। तो आप जो भी करते हैं, चाहे आप रियलिस्टिक करें, फिगरेटिव करें, एब्स्ट्रैक्ट करें, तो आप अपने आर्ट को और अच्छा विजुअली या टेक्निकली कैसे कर सकते हैं, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। ये रिसर्च आपको खुद करना होता है, आपको खुद से ही एक तुलना करना होता है, आपको खुद से ही एक कंपटीशन करना होता है कि आप उसको एक आउटस्टैंडिंग लेवल पे कैसे लेके जाते हैं। आपने जो भी डेवलप किया है उसमें उसको आप और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। किसी भी आर्टिस्ट का काम आप देखोगे तो 5-10 साल में उनका काम काफी बदल जाता है ऑटोमेटिकली। वो हाँ, उसमें बना बनाकर और एक्सपीरियंस आ जाता। स्ट्रेंथ आता जाता है, उनका ड्राइंग हो, उनका कलर एप्लीकेशन हो, उनका कुछ टेक्निकलिटीज हो, और उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी बढ़ता जाता है। तो आर्टिस्ट होना एक थोड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस है, एक समय लगता है। तो तो मेरे सर, साथ भी आप किस तरह के आर्ट वर्क करते थे? मैंने ज्यादातर कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया है, ओके। और जिसमें हम आपके जर्नी, आपके जीवन की विशेष उपलब्धियों का उल्लेख करते हैं आपके पेंटिंग में। तो जैसे हमने गुलजार साहब को बना के दिया था उनको, 2014 में मैंने गुलजार साहब को बना के दिया था। तो उसमें जैसे वो एक राइटर हैं, उन्होंने काफी किताबें लिखी, कहानियां लिखी, पोएट्री लिखा, लिरिक्स लिखा, फिल्में लिखी, है ना, डायलॉग्स लिखे हैं। तो हमने किताबों को लेके और उनके चेहरे को लेके हमने वो कंपोजिशन बनाया था, और उनको बहुत अच्छा लगा था। दूसरा, इसी तरीके से मैंने लता दीदी के लिए बनाया था, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनसे मिलने का कई बार मौका मिला, और वो पेंटिंग मैंने उनको दिया। तो उनको वो अच्छा लगा कि हमने उनके जीवन के पूरे यात्रा को एक पेंटिंग में दिखाया था। जी सर, लेकिन ये जो आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमारा टैलेंट है, हम अगर अच्छा बनाते हैं तो वो बिकेगा ही। लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लोगों को अपनी पेंटिंग सेल करने के लिए। तो ये आपने देखिए, जैसे जैसे आप बोल रहे हो कि लॉकडाउन में भी डिमांड थी काफी पेंटिंग की, तो एज अ कंज्यूमर अगर हम पूछें कि जो बायर है, जो पेंटिंग्स खरीदना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से उनकी ज्यादा प्रेफरेंस क्या होती है? देखिए, हर एक का एक अपना विजुअल टेस्ट होता है, और हर एक को एक अपना नीड होता है। जी। ज्यादातर जो जो वन टाइम बायर हैं वो तभी पेंटिंग खरीदते हैं जब वो या तो नया घर खरीदते हैं या घर को रिनोवेट करते हैं। बाकी जो अच्छा। रेगुलर डीलर होते हैं, जो इंटीरियर आर्किटेक्ट, गैलरिस्ट और इंटीरियर इंटरनेशनल आर्ट ट्रेडर्स हैं या ऑक्शन हाउसेज हैं, वो हमारे रेगुलर बायर होते हैं। तो उनको आप में कुछ तो अच्छा लगना चाहिए आपके पेंटिंग में, है ना। तो इसको मैं ठीक से बोल के नहीं समझा सकता, क्योंकि सबका एक अपना स्ट्रेंथ है हाँ, ना। जो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उस हिसाब से उनको मिलना चाहिए। हाँ, और कुछ लोग पहले से एक डिमांड लेके आते हैं कि हमारा ये बजट है और हमको यही चाहिए, हमको लैंडस्केप ही चाहिए, हमको बुद्धा का ही पेंटिंग चाहिए, है ना। तो वो एक शायद उनके वास्तुशास्त्री या उनके इंटीरियर डेकोरेटर या उनके जो भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल बातें हैं, तो उस हिसाब से वास्तुशास्त्री को ज्यादा लोग फॉलो करते हैं इस मामले में। वो कुछ भी बोले कि भाई आपके एंट्री में ऐसा होना चाहिए, आपके बेडरूम में ऐसे होना चाहिए, आपके कॉरिडोर में ये होना चाहिए, ड्राइंग रूम में ये होना चाहिए, तो इससे आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स रहेगा। तो लोग उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। तो वो लोग पहले से ही एक सोच लेके आते हैं, एक बजट लेके आते हैं कि मुझे ये चाहिए और इतने में चाहिए, है ना। तो एक उस तरह के बायर होते हैं, एक रेगुलर बायर होते हैं, और एक वन टाइम बायर होते हैं। पेंटिंग तो घरों में सालों साल रहता है, तो लोग फिर वो इतनी जल्दी नहीं बदलते। जी जी जी। सर, जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैंने सुना है कि आप अच्छी शायरियां भी लिखते हैं, पोयम्स लिखने का आपको काफी शौक है। तो आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगे? जैसे कि हमारे जो शो की टैगलाइन है वो है अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी, ओके। जो एक जुनून होता है सब में। तो आप अच्छा, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, लाइंस? मेरे लेखन में मैं शायरी कम पोएट्री ज्यादा लिखता हूँ, क्योंकि
उसके दो तीन कारण हैं। एक तो मेरी अपब्रिंगिंग जिस माहौल में हुआ, तो वहाँ किताब इजी अवेलेबल था, ओके। सराउंडेड लोग ज्यादा लिटरेट थे, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई राइटर है। अच्छा। तो जिस माहौल में आप रहते हैं वैसे आप थोड़ा ऑटोमेटिकली भी बन जाते हैं। और उस समय एंटरटेनमेंट का ज्यादा कोई रास्ता था भी नहीं। तो हाँ, मैंने बुक्स रीड बहुत करते थे। बचपन में मैंने प्रेमचंद का तो मैं अभी भी बहुत बड़ा फैन हूँ। और अपना गालिब साहब हैं, या जो टैगोर जी हैं, एंटोन चेखव हैं, ऐसे लोगों को, शेक्सपियर को हमने बहुत बचपन में पढ़ा था। तो मैं 10 वर्ष की उम्र से मैं पोएट्री लिखता हूँ, मगर मैं बहुत कम पोएट्री लिखता हूँ। साल में मैं हार्डली 5-6 पोएट्री लिखता हूँ, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, तो जब मतलब मुझे ऐसा, मतलब आप कुछ ऐसे थिंकिंग पे लिखते हैं कि किस तरह की पोइट्रीज लिखते हैं आप? बहुत ज्यादा मायने रखता है, मेरे लिए थॉट बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमारी शब्दावली या हमारा जो वो लेवल है ना, वो मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता कि हम कैसे भाषा और कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जी। हमारे लिए वो एक मैसेज डिलीवर करने का सबसे आसान रास्ता और सबसे सुंदर रास्ता पोएट्री है। तो हम्म। इस तरीके से मैं लिखा। फिर मैं जब मुंबई आया तो मेरा सौभाग्य रहा कि पुष्पा भारती, गुलजार साहब से मुझे कई बार मिलने का मौका मिला। फिर पंडित किरण मिश्रा जी हैं, फिर दिलीप शुक्ला साहब हैं जिन्होंने दबंग और काफी फिल्में लिखी है। तो जी। ऐसे महान राइटरों के बीच में थोड़ा सीखने का, उनके सानिध्य में, उनके सामिध्य में थोड़ा आपका विचार और निखरता है। तो ऐसे होता गया। तो मैंने, आपने कुछ सुनाने को बोला था, तो मैंने 2011 में कामकाजी महिलाओं के लिए मैंने एक पोएट्री लिखा था। ओके। का नाम था वर्किंग वुमन इन मेट्रोज। वर्किंग जो वुमेन इन मेट्रोस। ओके। जो महिलाएं काम काज के चक्कर में अपने बच्चों को थोड़ा समय नहीं दे पाती है, उसके लिए था ये। तो वो ऐसे था कि जिंदगी बड़ी तेजी से ढलती रही, हसरतें मन में ही पलती रही, मेरी आंचल में जरूरतें जमा होती रही, वात्सल्यता ममता ऑफिस में रोती रही, मेरे बच्चे की किलकारी जिसके हिस्से में आई थी, वो मेरे घर की किस्मत वाली बाई थी। क्या मुझे बात। मातृत्व करुणा का जहां बनने नहीं दिया, इस मुंबई शहर ने मुझे ठीक से माँ बनने नहीं दिया। क्या बात है। 2010-11 में लिखा। बहुत बहुत बढ़िया है सर। और ये फैक्ट है, देखा जाए तो जो शहर की तो जब आपके वाइफ्स बच्चे बड़े हैं हो रहे उनको होते हैं काम तो करना पड़े तो ऐसे होता ही है प्रैक्टिकली, एक्चुअली में। जी जी जी। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। ना, और मुझे संगीत सीखने का अवसर कम मिला। मैंने करीबन 2.5-3 सालों तक कॉलेज टाइम में मैं धनबाद से हूँ, कोलकाता के पास धनबाद शहर से हूँ। तो ओके। वहाँ पे काफी कोलकाता का प्रभाव है। कोलकाता को पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे हम्म। हर व्यक्ति या तो डांस या पोएट्री या म्यूजिक या पेंटिंग में पारंगत होता है। हम्म। तो वहाँ पे भी, मेरे होम टाउन में भी काफी इस तरीके का इंस्टीट्यूट था, म्यूजिक, डांस, है ना, पेंटिंग के गैलरीज हैं वहाँ। जनरली छोटे शहरों में गैलरीज बहुत नहीं के बराबर होता है, तो वहाँ पे था। तो मैंने करीबन 2.5-3 साल तक मैंने भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। तो मुझे बहुत लगाव था, बट कुछ कारणों से मुझे वो छोड़ना पड़ा। बट आज भी मेरा सौभाग्य है कि बड़े अच्छे अच्छे संगीतकार हैं मेरे साथ में, गीतकार हैं, सिंगर हैं। मुझे लता दीदी से कई बार मिलने का सौभाग्य मिला, उषा ताई से मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, कविता कृष्णमूर्ति जी हैं, अनूप जलोटा जैसे महान सिंगर हैं, अभिजीत भट्टाचार्य हैं। तो ऐसे कुछ महान सिंगर हैं जिनके साथ मुझे उठने बैठने का सौभाग्य मिलता है और कुछ सीखने का मौका मिलता तो ऑफ कोर्स आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो काफी जनों से आपकी मुलाकातें होती ही होंगी। तो है। आपको, जैसे आपने आप जैसे आपने कहा कि आप जैसे आपका पैशन में अगर कहूँ तो आपका आर्ट भी रह चुका है, म्यूजिक भी रह चुका है, सबसे ज्यादा आपको क्या करना पसंद है? नहीं, देखिए, क्योंकि संस्कृत में कहावत है, शिल्पम धारती संस्कृति। और ऐसा ही एक कहावत है अंग्रेजी में कि ऑल पासेस आर्ट अलोन। लोग गुजर जाते हैं, बट कलाकृतियां जो है, आपके लेखन, आपके राइट। गान, आपका फिल्म, वो आपके बाद भी रहता है।
तो उस हिसाब से कला जो है वो सदियों के लिए है, वो जेनरेशंस को देखता है। हम आज अजंता किस जमाने में बना होगा हम आज देखते हैं। तो ऐसे जो भी शिलालेख हैं, कलाकृतियां हैं, पेंटिंग्स है, मोनालिसा 14th सेंचुरी में मोनालिसा को बनाया गया था 1499 में, मगर आज करीबन 600 साल के बाद भी हम उन कलाकृतियों को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे काव्य रचना है जो 200, 300, 500 साल पहले लिखा गया, हम उसको आज भी पढ़ते हैं। तो हर चीज का अपना मजा है। संगीत जो है, संगीत के बिना लाइफ का कोई अर्थ नहीं है। संगीत डिवाइन, संगीत का परिभाषा भले थोड़ा सा बदल गया है मॉडर्निटी के चक्कर में, बट आज मैं देखता हूँ कि राशिद अली जैसे लोग हैं यहाँ पे, और भी ऐसे लोग हैं जो सूफी और क्लासिकल पसंद करते हैं, और बहुत सारे ऐसे सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, संजय लीला भंसाली जैसे लोग हैं, इम्तियाज अली जैसे लोग हैं, जो सूफियाना और जो एक्चुअली म्यूजिक को समझते हैं, डांस को समझते हैं। तो तीनों का एक अपना अलग मतलब है, अलग फीलिंग है, अलग मजा है। पेंटिंग बनाने का एक अलग सुख है, पोएट्री लिखने का एक अलग संतुष्टि है। मतलब सब में एकदम क्रिएटिविटी है एक्चुअली। जी जी, ये सारे कला के ही रूप हैं। अल्टीमेटली आप अपना मैसेज और अपना वे ऑफ क्राफ्टिंग ही शो करते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे हाँ। मैं संगीत के बारे में खाली ये बोलना चाहता हूँ कि संगीत थोड़ा सा पॉलिश तो चाहिए उसमें, बट वो नेचुरल, वो भगवान का देन है। सही बात। संगीत अलग चीज है जो आपको ईश्वर देता है, पॉलिशिंग उसमें भी चाहिए, बट संगीत एक ऐसी चीज है जो ईश्वर का देन होता है। तो संगीत का अनुभूति अलग है, म्यूजिक एक डिवाइन फीलिंग है मेरे लिए। आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, आप अच्छा फील आप गाते भी होंगे फिर तो? नहीं, मैं इंस्ट्रूमेंटल सीखता था, मैं गाता नहीं था। अच्छा। मैं उतना अच्छा गा नहीं पाता हूँ, क्योंकि वॉइस, मैंने जैसा बोला कि वॉइस जो है वो भगवान की देन है। तो मैं गाता हूँ तो पीठ में दर्द होता है। अच्छा। लोग मारते हैं तो पीठ में दर्द होता है, मेरे गानों में बहुत दर्द है। मैं जस्ट आपसे पूछने ही वाली थी, गाने से पीठ में कैसे दर्द? मारते हैं, बोलते हैं मत गाओ मत गाओ, दर्द होता है। सही है सर। आप एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर आप किस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं सर? मैं 11 साल से पेंटिंग का करता हूँ, और करीबन पेंटिंग के साथ साथ हम जैन मुनीज के साथ हम इंटरनेशनल इवेंट करते हैं साल में 1 या 2। अच्छा। और तीसरा हम सोशल इवेंट मैंने 2-3 सालों से शुरू किया है। तो आखिर मैंने 17 एसिड विक्टिम्स को लेके हमने 2020 के फरवरी में किया था। ओके। जिसमें अमृत की पहली लेडी मेयर निर्मला प्रभावलकर जी थे, पद्मश्री अशोक गुप्ता जी थे, और बहुत सारे सोशलिस्ट थे मेरे साथ में। और तो हमारा मकसद ये था कि जो भी एसिड विक्टिम्स हैं उनके लिए लोग सहानुभूति रखते हैं, उनके लिए लोग कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, फिल्में बनाते हैं, बट उनका लाइव रिवाइव नहीं हो पाता। तो चाहे वो उनका कुछ भी एजुकेशन हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, तो एक कुछ ना कुछ तो टैलेंट उनमें होगा। वो ब्यूटिशियन बन सकते हैं, बुटीक चला सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। तो वो लोग जनरली क्या करते हैं कि सरकार के तरफ देखते हैं, एनजीओज के तरफ देखते हैं। तो मेरे उस इवेंट का मकसद ये था कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, आप कब तक किस पे आश्रित रहेंगे। और एक बुरी बात यह भी है कि एसिड अटैक जो है जनरली लोग चेहरे पे करते हैं, तो थोड़ा वो बड़ा एक ज्यादा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम हो जाता है। तो गुप्ता जी को इसीलिए बुलाया था क्योंकि उन्होंने 100 से ज्यादा एसिड पीड़िताओं का फ्री में ट्रीटमेंट किया। 2009 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री भी दिया। तो सर्जिकल पेन और सर्जिकल चीजों को समझने के लिए हमने पद्मश्री अशोक गुप्ता जी को उसमें बुलाया था। और हमने निर्मला प्रभावलकर जी को इसलिए बुलाया था कि वो मुंबई की फर्स्ट लेडी मेयर रही हैं, उसके साथ वो 90s में विमेन कमीशन की चेयरपर्सन थी। तो एसिड क्राइम के लिए सजा का क्या प्रावधान है हमारे कानून में, एक्चुअली वो कानून उन्होंने ही पारित करवाया था 2012 में, आईपीसी धारा 326A एंड 326B। तो उसमें
ये व्यवस्था है कि एसिड क्रिमिनल्स को क्या सजा दिया जाए, क्योंकि समझ में नहीं आता था अगर एसिड क्रिमिनल गिरफ्तार हो भी जाता था तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में थोड़ा क्लियर नहीं था कि उसके रूल साथ नहीं क्या था। जी जी। का कैद या कितना जुर्माना उसके साथ करना है। तो इन्होंने धारा 326A और बी को भारत सरकार से पारित भी करवाया। और ओके। ये है कि जो लड़की है या लड़का भी है तो उसको कितना हार्म हुआ है ना। बहुत से ऐसे एसिड अटैक हुए कि पीड़िता वहीं पे मर गई, ऐसा भी अटैक हुआ। किसी का आंख डैमेज हो गया, किसी का पूरा स्किन चला गया, किसी का यहाँ का पूरा चमड़ा हड्डी सब निकल गया बहुत है, ही, हाँ। और किसी का नाक पूरा गायब हो गया है। तो ये एक मानवीय दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और कानूनी दृष्टिकोण से एक बहुत खराब अपराध है। तो इसके लिए कानून टाइट होगा तो लोगों में डर होगा, है ना। जी। तो इसके लिए हमने किया था। वो लड़कियां आज भी मेरे कांटेक्ट में हैं। ओके। जी जी जी। ये बहुत अच्छा आपने वर्क किया था, क्योंकि एक्चुअली में इस चीज से उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है नहीं, लेडीज इसमें के लिए। ने भी काफी सपोर्ट किया। इसमें मीडिया और जो भी सोशलिस्ट हैं या जो भी ह्यूमैनिटेरियन थॉट रखते हैं, जो मानवतावादी सोच रखते हैं या जो कानून में परिवर्तन चाहते हैं या जो जी। लोगों का हाथ पकड़ के कुछ उसके लिए करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर सरकार या कोई एनजीओ आपको 10-20 हजार 50 हजार दे देता है तो आपके इससे लाइफ क्या नहीं कट। होता है, हाँ। जिंदगी बहुत लंबी है। और तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए इस सच्चाई के साथ। आप में जो भी काम आप कर सकते हो उसको थोड़ा हम स्टेबल होने में हम उनकी मदद करना चाहते थे। आदमी कुछ तो बन सकता है, राइटर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, एडिटर हो सकता है, कैमरामैन हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, ब्यूटिशियन हो सकता है, बुटीक चला बहुत सारे सकता है। टैलेंट है। जी। घर में बैठने के बजाय आप कुछ कर सकते हो, या घर से ऑपरेट करने वाले भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिसको स्टार्ट। सर, मैं आपसे ये भी जरूर पूछना चाहूंगी कि जैसे आपके अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या जैसे अभी एग्जीबिशंस तो आस्ते आस्ते खुल रही है, स्लोली स्लोली थोड़े थोड़े एग्जीबिशन स्टार्ट हुए हैं, तो ऐसी नहीं, कोई एग्जीबिशन है जिसमें अभी भी आप इनवाइट करना चाहेंगे? जो आर्टिस्ट हैं वो तो वेट कर रहे हैं कि कब मुंबई में एग्जीबिशन स्टार्ट हो तो लोग पार्टिसिपेट कर सकें। हाँ, एक्चुअली जब मैंने ये एसिड पीड़िताओं के लिए ये शो किया तो मेरा इच्छा और बढ़ा। तो मेरे पास दो बहुत बड़ा प्लानिंग था। एक तो ये था कि हम अनाथालय और वृद्धाश्रम को मर्ज करें, क्योंकि ओके। वृद्ध लोगों के पास जो है जो भी ओल्ड एज होम में रहते हैं लोग, तो वो अच्छे घरों से भी आते हैं। कोई रिटायर्ड प्रोफेसर है, कोई योगा का इंस्ट्रक्टर है, कोई जी जी। बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, कोई प्रोफेसर रहा है, मगर वो बूढ़े होते हैं तो उनके पास फिजिकल एनर्जी कम होता है, बट उनका पास अनुभव बहुत ज्यादा होता है। दूसरी तरफ अनाथालय में बच्चे लोग अपना एनर्जी गलत जगहों पे वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छी पेरेंटिंग नहीं होती। तो मेरा ये सोचना था कि हम वृद्धाश्रम और अनाथालयों को मर्ज करें तो बच्चों को एक गार्जियन मिलेगा और गार्जियन को क्या एक बात उनका है। ज्ञान पे जाएगा और एक दोनों एक अच्छा जिंदगी जी सकेंगे। तो ये हमने प्लान किया। दूसरा, हमने टाटा हॉस्पिटल के कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ बहुत बड़ा सोचा था। तो उस इवेंट के बाद जस्ट लॉकडाउन लग गया तो मेरा वो सोशल भी नहीं हो सका और पेंटिंग का इवेंट भी हम ज्यादा नहीं कर सके, क्योंकि जो भी इवेंट हम वर्चुअली करते हैं तो वो बहुत ज्यादा उसका रिजल्ट नहीं आता है। नहीं आता। वर्चुअल करना भी एक अच्छा चीज है, मगर आपके पास क्लाइंटल लिस्ट पर्सनल होने चाहिए। तो मैं फिजिकली ज्यादा प्रीफर करता हूँ। फिजिकली का एक अपना अलग मजा है, लोग फिजिकली मिलते हैं, सही बात। बायर बात करते हैं। सामने हम पेंटिंग हम 4 फीट के पेंटिंग को 4 इंच के मोबाइल के स्क्रीन में एंजॉय नहीं कर नहीं। पाते। उसको जी। सामने देखने से अलग फीलिंग होता है। तो मैं नेक्स्ट नवंबर को अगला एग्जीबिशन कर रहा ओके। हूँ। सर, कहाँ? मुंबई में? हाँ, मैंने सारे इवेंट्स आज तक मुंबई में ही किया है, क्योंकि मेरा जो भी डिजिटल प्रिंट मीडिया है, मेरे बायर हैं, मेरे वीआईपी गेस्ट हैं, वो मुंबई में है। तो मुंबई में मैं बड़ा कंफर्ट फील करता हूँ और मेरा जो दूसरा प्रोफेशन है वो इफेक्टेड होगा, इसलिए मैं मुंबई में ही करता हूँ। लोग मुझे हाँ। सजेस्ट करते हैं कि दुबई में करना चाहिए, यूएस में करना चाहिए, रसिया में एक अच्छा मार्केट है इंडिया का, इंडियन किसी भी आर्ट का एप्रिसिएशन रसिया में ज्यादा होता है, जर्मनी में ज्यादा कमर्शियल भी रिस्पांस मिल सकता है। बट मैं मुंबई के बाहर कभी कहीं नहीं किया, मैं कभी किसी सिटी में नहीं मुंबई किया। का।
तो मैं 11 साल से मैंने जो भी इवेंट किया है, आर्टिस्टिक चाहे रिलीजियस चाहे सोशल, वो सब मैंने मुंबई में ही किया। सर एक्चुअली मैं भी यही मानती हूँ कि ईस्ट और वेस्ट अपना ये महाराष्ट्र मुंबई ये सब बेस्ट है कोई भी काम करने के लिए। एक्चुअली में यहाँ पे हमारे लिए बायर खड़ा करना या वीआईपी गेस्ट लाना बहुत इजी है। एक नए सिटी में शायद हमको खुद ही थोड़ा सोचना पड़ेगा। सर आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, या आप कोई और भी हमें पोइट्री वगैरह सुनाना चाहें? तो मैंने तो सुना है कि आप प्रॉपर्टी भी डील करते हैं, प्रॉपर्टी में भी, तो प्राइवेट है जो भी हमारे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जिनसे हम पर्सनली कनेक्टेड हैं, है ना। ओके जी, और बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या इंटीरियर आर्किटेक्ट का करते हैं। तो उन सब के साथ मिलके हम पार्ट टाइम में ये करते हैं। सही है सर। सर मतलब आपका एकदम टोटली बिजी स्केड्यूल रहता है। मेरे पास काफी फिल्म प्रोड्यूसर्स भी हैं, मेनली मैं इवेंट ही करता हूँ। सर आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज हम बाजारवाद की दुनिया में रहते हैं कि अगर आपके पास बड़ी महंगी मोबाइल नहीं है तो आपका जिंदगी अधूरा है, तो ये आपके शांति को भंग करता है। ये बाजारवाद, ये होर्डिंग कल्चर है, वो ईएमआई कल्चर को डेवलप करता है। ईएमआई जो है आपका नींद छीन लेता है, तो हमारी जिंदगी और परेशान हो जाती है, जबकि हम अपनी पूरी कमाई जो है उस बड़ी बड़ी कंपनियों को ईएमआई में देते देते पूरे होकर मर जाते हैं। तो हम इसलिए हमारा जन्म नहीं हुआ। आप जहाँ हैं खुश रहिए। खुश रहने के लिए एक्चुअली नहीं चाहिए होता है। ये सही कहा आपने सर। कहीं ना कहीं हम लोग शो ऑफ की लाइफ जीने लग जाते हैं। तो वैसे वैसे दिन रात आपको टेलीविजन में, होर्डिंग में, अखबार में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में ऐड 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 आते रहता है, तो वैसे हो जाता है। और ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। मैं भी आज मानता हूँ कि मैं आज भी मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है। तो लेकिन सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ भी है कहीं ना कहीं। जरूर होना चाहिए, बट उसके लिए हम अपने नींद में कटौती करें, उसके लिए वो नहीं करना सर। उसके लिए हमारा हेल्थ खराब हो, उसके हम किसी का दिल दुखा दें, ये ठीक नहीं। वो तो सही। जो भी उद्योगपति हैं उन्होंने करोड़ों लोगों को रोजगार जनरेट करा के दिया है, इंडिया को मजबूत बनाया है। तो जो उद्योगपति हैं उनका अपना सम्मान है, अपना कंट्रीब्यूशन है। और पैसे कमाना का इच्छा रखना बुरा बात नहीं है, बट उसके लिए आप अपने नींद, अपने हेल्थ, अपने रिश्ते को खराब ना जिंदगी भी साथ साथ में जीना चाहिए एक्चुअली। जी जी जी। सर मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा शो बहुत कम होता है। जनरली जो भी हमने पहले इंटरव्यू दिया है या कुछ किया है, तो क्योंकि आप खुद भी आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पेंटर हो, सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, तो हमेशा उनको बहुत आज़ादी के साथ कुछ कहने का नहीं मिलता है। जब हम किसी इवेंट में खड़े होकर इंटरव्यू देते हैं तो हमको ज्यादातर उस इवेंट के बारे में बोलना होता है। तो उनका जो पर्सनल थॉट है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ मैसेजेस हैं, तो उसको बड़े क्लियरिटी के साथ घर में बैठ के शांति से आप उनके बातों को मजबूत करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा भी कोई शो है जहाँ पे लोग आपकी बात करता है ना, आपके मन की बात करता है, आपके फीलिंग्स को समझता है, आपके मैसेजेस को सेव देता है और वो आगे बढ़ाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट वो कह नहीं पाते। नहीं कह पाते, ये सही कहा आपने सर। और पे बहुत तरह के लोग। जी सर, कुछ कह रहे थे आप? सोशल मीडिया पे अपना बात अगर आप रखते हैं तो बहुत तरह के लोग वहां पे आ जाते हैं, कुछ समर्थन करने वाले, कुछ विरोध करने वाले। तो फिर वो बात जो है एक डिबेट बन जाता है, फिर वो डिबेट थोड़ा और आगे जाके झगड़ा बन जाता है। तो आपने सबसे पहले जो बात कहा था वो गुम भी हो जाता है। तो वहाँ पे सभी तरह के लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे हम शांति से अपना बात कह सकते हैं, अपना फीलिंग बोल सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ। और मैंने बहुत लोगों को आपके बारे में भी बताया और बहुत से लोगों को मैं आपसे मिलवाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप उनके भी, हमने
हमने एक सोशल मीडिया पे एक ऐसा हमने प्लेटफॉर्म सोचा था, हम कर नहीं पाए। अच्छा। ये मुझे दिलीप शुक्ला जी ने बोला था कि ऐसा हम लोग करते हैं। दिलीप शुक्ला जी जो है वो बहुत सारी हिंदी फिल्मों के डायलॉग लिखे हैं, घायल, घातक, दबंग, बहुत सारी चीजें, है जी ना। तो जी। उन्होंने वही ऐसा ही कुछ हम लोग सोच रहे थे कि जो कलाकार है हम्म वो क्या सोचता है, उसकी क्या तकलीफें हैं, उसके क्या मैसेजेस हैं। अगर कोई संदेश हम्म। देना चाहता है अपने फील्ड में या सोसाइटी में, तो वो हाँ, जाना ये चाहिए। सच है। जी जी। तो प्रिंट अखबार बहुत कम पढ़ते हैं, और प्रिंट अखबार थोड़ा खर्चीला भी है, और हम्म हार्डली 100 में से 5-10 लोग अखबार पढ़ते हैं। बट सोशल हम्म। मीडिया एक ऐसा मीडियम है कि इसका एक्सेसिबिलिटी जो है, इसका जो रीच है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तो तक। ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे सिंगर, एक्टर, राइटर को जगह मिले। तो ऐसा हम लोगों ने 2-3 साल पहले सोचा था, बट मैं नहीं कर पाया, शायद कर भी नहीं पाऊंगा। बट आप कर रहे हो तो लग रहा है कि अपना ही है। हाँ सर, आपका अपना ही है। हाँ, मतलब हमने ये जो शो जब स्टार्ट किया था यही सोचकर किया था कि हर फील्ड से लोग जो जिनके अंदर जुनून है वो आकर हमारे प्लेटफॉर्म पर बोल सकते हैं। एंड अच्छा लगता है सबसे मिलकर भी कि काफी लोग टैलेंटेड हैं। नहीं, मैं देखता हूँ कि जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं, चाहे वो फिल्म मेकर हो, डांसर हो, एक्टर हो, पेंटर हो, राइटर हो, तो जी समटाइम कुछ कहने का जरूरत महसूस होता है। उनके कभी कुछ संदेश होते हैं, कभी उनका दर्द होता है, कभी उनकी शिकायत होती है, कभी उनका जी। कोई बहुत बड़ा मैसेज होता है, तो वो ठीक से नहीं बोल पाते हैं। नहीं बराबर। उसके लिए एक हाँ। प्लेटफॉर्म हो। तो मैं चाहता हूँ आपका ये प्लेटफॉर्म भी बहुत आगे बढ़े, बहुत सारे लोग इससे जुड़े। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। जी। और मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि आप जाते जाते हमें कुछ लाइनें सुनाना चाहेंगे इंस्पिरेशनल। मुझे तो दूसरों का शायरी भी अच्छा लगता है। तो एक शायरी मुझे याद आ रहा है कि जिंदगी वो खाक जिसका मौत ही अंजाम है, जिंदगी वो खाक जिसका मौत ही अंजाम है, जिंदगी के बाद जीना जिंदगी का नाम क्या बात है सर। है। जी। सर बहुत ही अच्छी अच्छी शायरी आपने सुनाई। और इवन मैं कहूंगी कि इसी तरह आप लिखते रहिए। साल में 4-5 नहीं, 10-12 रख लिखिए सर जरा। थोड़ा देखिए, ये क्वांटिटी बढ़ाने का मेरे पास कोई उसका मतलब नहीं है। भले, क्योंकि जब मैंने पुष्पा भारती से मिला था मैं 2011-12 में, जी तो पुष्पा भारती जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो हरिवंश राय बच्चन जी के साथ साहित्य सम्मेलन या कवि गोष्ठी वगैरह में जाते थे। जावेद अख्तर जी उनको माँ बोल के संबोधित करते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ा मेंटोर किया। तो उन्होंने बोला था कि भले तुम 10 के बजाय 1 लिखो, मगर ऐसा लिखो कि लोग पढ़ें तो उसको जिंदगी भर याद रखें, दोबारा सुनना चाहें। तो तो सर फिर वही कहा मैंने आपसे कि आपकी जो आपका जो लिखना है, आपने जो मुझे जब हम ऑडियंस को स्टार्टिंग में ही सुनाया, उसके जो वर्डिंग्स थे काफी टची थे। तो अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो लोग जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जो शायरियां हैं, आपकी जो पोयम्स हैं, वो रिलेट करती है लोगों के साथ। अब मेरा यही चीज होता है कि, और मैं दूसरों का भी, अगर मैं कोई फिल्म देखता हूँ या कविता सुनता हूँ या पेंटिंग देखता हूँ या ड्रामा ड्रामा मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो वो रिलेट करना चाहिए। जी क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हम टाइटैनिक जैसी फिल्में बनाते हैं, तो हमारे समाज में जो बेसिक चीजें उस पर काम नहीं हुआ है। तो जब हम हम्म। की बातें करते हैं, जब हम आसपास की बात करते हैं, तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल है ना। ट्रू। क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जिसके पास 4 फार्म हाउस हैं, एक वर्ग ऐसा है जिसके पास थोड़ा खाने पीने का भी, रहने का घर नहीं। तो एक वो बैलेंस नहीं है, तो इससे कुछ लोग बड़े नाराज होते हैं और सोसाइटी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो कोई भी आपकी जो कृतियां हैं वो करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, तो उसके माध्यम से आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। अभी तो सही कुछ बात है है। जो अपनी फिल्मों को हिट करने के लिए, अपनी किताबों को हिट करने के लिए कुछ भी टाइटल, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी फिल्में बनाते हैं, कुछ भी गाते हैं, है ना। तो अजीब अजीब तरीके का कंटेंट देखने को मिलता है कहीं कहीं। काफी। तो जो फिल्मों की खूबसूरती है, या संगीत का जो खूबसूरती है, या जो
और लेखन का जो एक अपना वैल्यू है उसको समझते हुए लिखना चाहिए। True. जी जी, आजकल किसी भी राजनीति से प्रभावित होके कुछ उत्तेजनात्मक चीजें लिख देना वो ठीक नहीं है। मतलब जो सच है वो सच लिखना काफी उसके बार साथ किसी लोग। सच जी का जी। मतलब नहीं कि हम सच का मतलब ये भी नहीं है कि हम गलत वाले सच को ज्यादा दिखाएं। हाँ, अ, वो भी होता सही है, है। हमारे समाज में 100 अच्छे लोग भी हैं, तो उन हम्म। वो जो काम करते हैं उनको नहीं दिखाया जाता। वृक्षारोपण करने हाँ, वाले लोग हैं जो मेरे बुरे। पास। मैं एक ऐसे 80 साल के आदमी को जानता हूँ कि लोगों के घरों में जाके वो नल ठीक करते हैं, तो ओके। उसको न्यूज करता। हाँ, आबिद सुरती जी नाम है। आबिद सुरती 1958 में जेजे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से पास आउट हैं। उन्होंने अच्छा। 80 से ज्यादा नॉवेल लिखा है। उनको 6 से ज्यादा साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ काफी रियलिटी शोज किए हैं। ओके। अतिथि तुम कब जाओगे उनकी ही लिखी हुई उनके उपन्यास पे आधारित है। तो अच्छा। आज वो करीबन 80 साल के हैं, मगर वो हाथों में वो औजार लेके लोगों को घरों में जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि सच बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा सच बोले जिससे वैमनस्यता फैले, जिसमें नफरत हम्म। फैले। हम अगर कलात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, कलाकार हैं, तो हमको सौहार्द बढ़ाना चाहिए, गलत चीज और नहीं वैसे बढ़ानी। भी जैसे कि आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम भी कर रहे हैं, हम हमेशा जो बुरी चीजें हैं उनको ही उछालते हैं, हाईलाइट करते हैं, ये आप कहने का मतलब है। ऐसे मैं 8 साल के बच्चों को देखता हूँ कि जो रोज के 10 पेड़ रोपते हैं, बट उनका कहीं कोई चर्चा नहीं है उसका। है। और वही कुछ सही उल्टी बात। पलटी न्यूज होता है। लोग फिल्मों के माध्यम से भी दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, दूसरे के धर्म का, दूसरे के भावनाओं का, तो वो भी ठीक नहीं है। हम्म। सर काफी अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बहुत ही कहते हैं ना जानकारी वाली और अच्छी बातें आपने हमारे साथ की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए। मैंने आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें मौका दिया। आप लोगों को मौका देते हैं, उनकी आवाज को आगे पहुंचाते हैं, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं, उनके संदेश को आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा काम। थैंक यू सो मच सर। और हम आपसे वादा है आपसे कि हम यही करते रहेंगे। जो जी लोग पॉजिटिव है, पैशनेट है, वो हमेशा मेरे शो पर आपको दिखेंगे। जी जी। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू सर। आई होप आपको भी उतना ही मजा आया होगा मिस्टर मनमोहन जायसवाल जी से मिलकर जितना कि मुझे। जी हाँ, जिस तरह की बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, ट्रूली एन इंस्पिरेशन। तो चलिए जाती हूँ मैं, और यूं ही अगर आपने हमारे शो को, हमारे पेज को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर दीजिए, सो डैट हमारे आने वाले हर शो की जानकारी आपको मिलती रहे, और यूं ही हमारा रिलेशन बना रहे, यूं ही हम आपसे मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ, और करेंगे बातें उनकी जिनकी क्या बात है। तब तक के लिए बाय बाय।